गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की थोड़ी थियरी देखी थी और मैंने कल आपको बोला भी था वीडियो के अंदर जो भी थियरी आए उसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, मेमोराइज करना है। तो जरा हम लोग आज कल हम लोगों ने जो वीडियो में देखा था उसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। तो स्टूडेंट ज्योमेट्री वर्ड कौन सी लैंग्वेज में से बना है भाई? ग्रीक लैंग्वेज, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से बना है। एक है जियो, सेकंड कौन सा है भाई? मैट्रिक। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, और मैट्रिक का मतलब क्या होता है भाई स्टूडेंट? मेजरमेंट, यानी कि जो अर्थ के मेजरमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ज्योमेट्री। बताओ स्टूडेंट, ज्योमेट्री का फर्स्ट टाइम यूज कौन से लोगों ने किया था भाई? इजिप्शियन लोगों ने। और इजिप्शियन लोगों ने क्या बनाने के लिए यूज किया था? पिरामिड बनाने के लिए। चलो, फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए ज्योमेट्री का यूज कौन से लोगों ने किया था? बेबेलियन लोगों ने। कौन से लोगों ने भाई? बेबेलियन लोगों ने। चलो, थेल्स कौन से कंट्री का ज्योमेटर था? ग्रीक ज्योमेटर। और उसने ज्योमेट्री का नॉलेज किसके पास से लिया था भाई? इजिप्ट के लोगों के पास से। ज्योमेट्री वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था? थेल्स ने यूज किया था। और थेल्स को क्या बोलते हैं भाई? पायोनियर ऑफ द ज्योमेट्री। चलो, थेल्स का स्टूडेंट कौन था? पाइथागोरस, यानी कि पाइथागोरस वाज द स्टूडेंट ऑफ थेल्स। यूक्लिड एक वेल नोन क्या थे भाई? ज्योमेटर, जिनको क्या बोलते हैं भाई? फादर ऑफ ज्योमेट्री। कभी हु इज नोन एज अ फादर ऑफ ज्योमेट्री? तो यूक्लिड को क्या बोलते हैं भाई? फादर ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं। फिर यूक्लिड की जो ज्योमेट्री थी वो ज्योमेट्री को मॉडिफाइड किसने किया? तो डेविड हिल्बर्ट ने। तो भाई यूक्लिड की ज्योमेट्री को मॉडिफाइड करके उसको मोर लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट किसने बनाया भाई? हिल्बर्ट ने बनाया। वेल नोन इंडियन मैथमेटिशियन 3 थे। कौन से? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य सेकंड। कौन थे भाई? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य सेकंड। ये वेल नोन इंडियन मैथमेटिशियन थे। चलो, यूक्लिड ने तो भाई हिल्बर्ट ने जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न ज्योमेट्री दिया उसके मेन पार्ट कौन से थे? तो 4 मेन पार्ट थे। डिफाइंड टर्म, अनडिफाइंड टर्म, पोस्टुलेट और एक्सियोम, और थियोरम और प्रिंसिपल। चलो, डिफाइंड टर्म कौन से? तो लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी जो टर्म थी वो कौन सी थी भाई? डिफाइंड टर्म। चलो, अनडिफाइंड टर्म कौन सी? 4 लाइन सर याद रहनी चाहिए। पॉइंट, लाइन, प्लेन, स्पेस। तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न ज्योमेट्री में अनडिफाइंड टर्म कौन से? पॉइंट, लाइन, प्लेन यानी कि सरफेस, और स्पेस यानी कि सॉलिड। चलो, पॉइंट को कितने डायमेंशन है? 0 डायमेंशन। लाइन को कितने डायमेंशन? 1 डायमेंशन। प्लेन को कितने डायमेंशन? 2 डायमेंशन। और स्पेस यानी कि सॉलिड कितने डायमेंशन है स्टूडेंट? 3 डायमेंशन है। डायमेंशन खास याद रखने। चलो, पॉइंट को कितने डायमेंशन? 0, लाइन को 1, प्लेन यानी सरफेस को 2 डायमेंशन, और स्पेस यानी कि सॉलिड को कितने डायमेंशन है? 3 डायमेंशन। चलो, व्हाट इज कॉल्ड पोस्टुलेट और एक्सियोम? द सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट which is accepted without any proof is called postulate or axiom. चलो, what is called theorem? तो conditional statement which is proved with logical argument. A conditional statement which is proved with logical argument is called theorem. How many part of theorem have? तो theorem have 3 main parts. नंबर 1 डेटा, नंबर 2 टू बी प्रूव, और नंबर 3 कौन सा भाई? प्रूफ।
शायद स्टूडेंट हम लोगों ने याद देखा था, बराबर है। चलो अब आता है सम टिपिकल स्टेटमेंट। तो भाई फर्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट भाई कंडीशनल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? भाई सम टिपिकल स्टेटमेंट है। भाई यहाँ पर हमको तीन टाइप के स्टेटमेंट पढ़ने हैं। फर्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट, या तो इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इम्प्लीकेशन। भाई सपोज एग्जाम के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन, तो आपको आ जाना चाहिए इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट। सेकंड है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट और थर्ड है कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। कभी कंडीशनल स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? अ स्टेटमेंट विच इज इन द टाइप ऑफ, अ स्टेटमेंट which is in the type of if P then Q is called conditional statement or implication। तो भाई what is called conditional statement or what is called implication? A statement which is in the type of if P then Q। अगर कोई स्टेटमेंट if P then Q के फॉर्म में है, अगर कोई स्टेटमेंट कौन सा है भाई? if P then Q, अगर P होगा तो Q होगा, ऐसे टाइप के जो स्टेटमेंट है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंडीशनल स्टेटमेंट। या तो इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई? इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं भाई? इम्प्लीकेशन। याद रहेगा। व्हाट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट? अ स्टेटमेंट विच इज इन द टाइप ऑफ इफ P then Q इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन। अब याद रखोगे ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये जो P है वो P को बोलते हैं स्टूडेंट सफिशिएंट कंडीशन। कभी P को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सफिशिएंट कंडीशन। और Q को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नेसेसरी कंडीशन। ये खास याद रखना है, ये ब्लैंक में मिलेगा। if P then Q blank is a sufficient condition। तो सफिशिएंट कंडीशन कौन सी हमारे? P। कौन सी कंडीशन है? सफिशिएंट कंडीशन। सपोज ऐसे आया if P then Q, a statement if P then Q blank is a necessary condition। तो नेसेसरी कंडीशन कौन सी स्टूडेंट आपकी? Q। ये ब्लैंक में मिल सकता है आप लोगों को। तो भाई if P then Q सफिशिएंट कंडीशन कौन सी? P। तो भाई P को क्या बोलते हैं भाई? सफिशिएंट कंडीशन। और Q को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नेसेसरी कंडीशन। क्या बोलते हैं भाई? नेसेसरी कंडीशन। यहाँ पर एक के अंदर 4 क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा? व्हाट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन कौन सा? व्हाट इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन। तो दोनों के आंसर से डेफिनेशन लिखेंगे। अ स्टेटमेंट विच इज इन द टाइप ऑफ if P then Q is called conditional statement और इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं? implication। P is called sufficient condition and Q is called necessary condition। P को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? sufficient condition और Q को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? necessary condition। चलो सेकंड नंबर का देखिए बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। सेकंड नंबर कौन सा है भाई? बाय। बाय का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दो कंडीशन प्रेजेंट हो। बाय कंडीशनल।
હવે by conditional statement હવે a statement which is in the type of a statement which is in the type of P if and only if Q, a statement which is in the type of P if and only if Q is called by conditional statement, और इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई, टू वे इम्प्लीकेशन, दो वे, डबल बार इफ आया इसके कारण इसको क्या बोलते हैं भाई, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पर ओनली क्या था, इफ पी देन क्यू, यहाँ पर क्या है भाई, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, अगर क्यू होगा तो ही क्या होगा भाई, पी होगा, इसको क्या बोलते हैं भाई, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। A statement which is in the type of P if and only if Q, if P if and only if Q is called by conditional statement, या तो इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टू वे इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं भाई, टू वे इम्प्लीकेशन, दो वे इम्प्लीकेशन बोलते हैं, याद रहेंगे दोनों। व्हाट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट विच इज इन द टाइप ऑफ इफ पी देन क्यू इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन। P is called sufficient condition and Q is called necessary condition। सेकंड है टू वे इम्प्लीकेशन, या तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, दो शर्तें होगी, दो कंडीशन होगी। A statement which is in the type of P if and only if Q is called by conditional statement or two way implication। क्लियर? चलो थर्ड नंबर है कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। भाई कोई भी स्टेटमेंट के अंदर देखो, यहाँ पर P देन Q, P को क्या बोलते हैं भाई, सफिशिएंट कंडीशन, Q को क्या बोलते हैं भाई, नेसेसरी कंडीशन। अगर कोई स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट में सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे भाई, इंटरचेंज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा भाई, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, इफ इन अ स्टेटमेंट इफ सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन आर इंटरचेंज्ड देन वी गेट कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। यानी इफ इन अ स्टेटमेंट sufficient and necessary condition are interchanged, sufficient and necessary condition are interchanged, we get converse of statement। यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट के अंदर हम लोग सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन को इंटरचेंज करें, उससे हमें क्या मिलेगा भाई, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टूडेंट सपोज पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया, राइट अ कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट, ऐसा एक कोई स्टेटमेंट है, इफ इट इज रेन देन द रोड गेट वेट,
यानी कि अगर बारिश होगी तो रास्ते क्या होंगे भाई, भीग जाएंगे। इफ इट इज रेन द रोड देन द रोड गेट वेट। पेपर में है राइट द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट, आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर सफिशिएंट कंडीशन कौन सी और दूसरी नेसेसरी कंडीशन कौन सी। इफ के बाद जो आए वो सफिशिएंट कंडीशन, देन के बाद जो आए वो आपकी नेसेसरी कंडीशन, वो दोनों को इंटरचेंज करोगे। मींस सपोज पेपर में आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट है और कन्वर्स लिखना है तो क्या करोगे, देन के बाद भी जो है इसको आगे लाओगे और इफ के बाद में जो है उसको पीछे ले जाओ। देन के बाद में जो है उसको आगे ला देना है और इफ के बाद में जो आता है उसको किधर ले जाना है, पीछे ले जाना है। चलो हम लोग इंटरचेंज करें, कन्वर्स लिखना है तो इसका ये स्टेटमेंट, इसका कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट क्या बनेगा, आप एग्जांपल लिखोगे तो भाई राइट द कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट इफ इट इज रेन देन द रोड गेट वेट। एक एग्जांपल के लिए लिखोगे तो देन के बाद का आगे ला देते क्या लिखेंगे, if the road get wet then it is rain। बन गया कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। हमने क्या कर दिया, ये तो डेफिनेशन है, कभी इफ इन अ स्टेटमेंट sufficient condition and necessary condition are interchanged then we get converse of statement। सपोज एग्जाम में आपको पता नहीं चलता है कि भाई sufficient condition कौन सी, necessary condition कौन सी, तो क्या करेंगे, हमारे पास एक स्टेटमेंट है तो उसमें if के बाद जो आती है वो sufficient condition, then के बाद जो आती है वो नेसेसरी कंडीशन है। दोनों को आपको क्या करना है भाई, इंटरचेंज करना है। हमारी देसी लैंग्वेज में बोले तो देन के बाद वाला आगे ला दो, इफ के बाद वाला पीछे ले जाओ। ये कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट बन गया। लाइक हमारे पास एक स्टेटमेंट था इफ इट इज रेन देन द रोड गेट वेट, तो हम लोग क्या करेंगे, देन के बाद हमारे पास क्या है भाई, द रोड गेट वेट, इसको आगे ले आए और इफ के बाद कौन सा है, इट इज रेन, इसको किधर ले गए, पीछे। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा बन गया, ये कन्वर्स स्टेटमेंट कौन सा बन गया, इफ द रोड गेट वेट, इफ द रोड गेट वेट देन इट इज रेन। अब जरा स्टूडेंट सोचो, कभी कभी ऐसा भी आता है कि भाई आपने जो कन्वर्स बनाया वो ट्रू या फॉल्स है वो भी लिखना होता है। आपने जो एक कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट लिखा वो ट्रू या फॉल्स है वो भी लिखना होता है। तो जरा सोचो, क्या आपने जो कन्वर्स बनाया वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है। आपने क्या बनाया, इफ द रोड गेट वेट देन इट इज रेन, क्या स्टेटमेंट सच्चा है कि रॉन्ग है, तो रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि आप पानी की पाइप लेके भी रोड के ऊपर पानी छिड़कोगे तो भी रोड क्या हो सकती है भाई, वेटेड हो सकती है। समझ गए, यानी कि ये जो कन्वर्स आपने बनाया वो कैसा है भाई, फॉल्स है। कैसा है भाई, फॉल्स। तो आप कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट बना पाओगे तो कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, देन के बाद जो स्टेटमेंट पढ़ा है उसको आगे ले आएंगे और इफ के बाद जो स्टेटमेंट है उसको कहां पर ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। ये हमारी सफिशिएंट कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन है। दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, इंटरचेंज कर दिया। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टेटमेंट कितने टाइप के, 3 टाइप के। फर्स्ट कौन सा, कंडीशनल स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ इफ p then q is called, a statement which is in the form of if p then q is called conditional statement। Here p is called, here p is called sufficient condition and q is called necessary condition। चलो सेकंड नंबर, by conditional statement, a statement which is in the form of p even only if q is called biconditional statement or two-way implication। थर्ड नंबर कौन सा, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। इफ इन अ स्टेटमेंट if the sufficient condition and the necessary condition are interchanged then we get converse of statement। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि भाई राइट द कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट इफ इट इज रेन देन द रोड गेट वेट।
तो क्या करोगे, देन के बाद वाला आगे ला दोगे, इफ के बाद वाला पीछे ले जाओ। एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो क्या बनेगा, इफ द रोड गेट वेट देन इट इज रेन। ये जो स्टेटमेंट बना वो कौन सा बना स्टूडेंट, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। कौन सा बना भाई, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। क्लियर स्टूडेंट। चलो अब इसके बाद में आपके पास जो मटेरियल स्टेटमेंट के बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है कि भाई पॉइंट को 0 डायमेंशन है, लाइन को 1 डायमेंशन है, प्लेन को 2 डायमेंशन है और सरफेस यानी कि स्पेस यानी कि सॉलिड को 3 डायमेंशन है। वो देख लो, मटेरियल में पहुंच जाओ। चलो फटाफट नोटबुक ओपन करो। ये 3 स्टेटमेंट के बाद ऐसा कुछ है, पॉइंट हैज 0 डायमेंशन, लाइन हैज 1 डायमेंशन, फिर इसके बाद में कौन सा है भाई, प्लेन यानी कि सरफेस हैज 2 डायमेंशन एंड स्पेस यानी कि सॉलिड हैज 3 डायमेंशन। इसके बाद में कुछ मैंने पॉइंट लिखे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैंक है। जरा आपको देखते हैं हम लोग, तो वो ब्लैंक कौन सी है, वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैंक है। पेपर में ऐसे आएंगे, अ ब्लैंक इज दैट which has no part। देखो पॉइंट को कितने डायमेंशन है स्टूडेंट, 0 डायमेंशन। सपोज आपको पेपर में ब्लैंक में आ गया, अ ब्लैंक इज दैट which has no part, इसको एक भी डायमेंशन नहीं है, तो ब्लैंक में क्या आंसर आएगा, अ पॉइंट को एक भी पार्ट नहीं है, उसका 0 डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन है, 0। चलो सेकंड ब्लैंक कैसी आएगी, A blank is a breathless length। तो भाई ये लाइन है, लाइन को लेंथ है बट ब्रीथ होती नहीं है। पेपर में ब्लैंक आई, a blank is a breathless length, तो ब्लैंक में आपका आंसर क्या आएगा, लाइन। A line has a breathless length। ये खास तैयार करने हैं। थर्ड नंबर है, the end of line are blank। ये लाइन के एंड क्या होते हैं भाई, पॉइंट होते। मैंने ब्लैंक के नीचे अंडरलाइन करके भी दिए, ये खास से प्रिपेयर कर रही है। फर्स्ट कौन सी थी, अ ब्लैंक इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, तो ब्लैंक में क्या आंसर आएगा, पॉइंट। सेकंड नंबर कौन सा है, अ ब्लैंक हैज अ ब्रीथलेस लेंथ, तो भाई लाइन को लेंथ है बट उसको कभी भी ब्रीथ होती नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, अ लाइन हैज अ ब्रीथलेस लेंथ। थर्ड नंबर कौन सा है, द एंड ऑफ लाइंस आर ब्लैंक, ये लाइन के एंड पॉइंट कौन से स्टूडेंट, पॉइंट है। फिर अ सरफेस, लाइक ये बोर्ड आपको दिखता है, ये बोर्ड जो आपको दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सरफेस। या तो आप जिस रूम के अंदर बैठे हो, सामने वाली जो वॉल आपको दिखती है वो एकदम कैसी है भाई, सरफेस है। दिखती है आप लोगों को वॉल, तो पढ़ो उसको, अ ब्लैंक इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली। आप जिस वॉल को देखते हो उसको क्या है भाई, लेंथ है, दूसरी उसको क्या होती है भाई, ब्रीथ होगी। या तो आप जिसके ऊपर बैठे हो, आप जिसके ऊपर बैठे नीचे नजर करो, तलिया है, वो तलिए को क्या होता है, लेंथ होती है, और दूसरी क्या होती है भाई, ब्रीथ। उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लाइक व्हाइट बोर्ड है, वो व्हाइट बोर्ड को क्या है भाई, ये लेंथ है, और ये वाली है वो क्या है भाई, ब्रीथ है। यानी ये भी ब्लैंक में आ सकता है। अ ब्लैंक इज दैट which has length and breadth only, यानी कि ब्लैंक में आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, सरफेस। यानी कि सरफेस को सिर्फ 2 ही डायमेंशन होते हैं, एक डायमेंशन होता है लेंथ, दूसरा डायमेंशन होता है ब्रेथ। लाइन को एक ही डायमेंशन होता है, वो डायमेंशन कौन सा, लेंथ होता है। क्या होता है भाई, लेंथ। और इसके नेक्स्ट में भी है, द एज ऑफ सरफेस आर ब्लैंक। कोई भी सरफेस, आप जिस रूम के अंदर बैठे हो वहां पर देखो बहुत सारी लाइनें हैं, बराबर दिखती है आप लोगों को। नीचे तलिए में देखो, जहां पर 2 कॉर्नर मिलते हैं वो लाइन है, यानी देखो ये सरफेस है, इसकी भी एंड पॉइंट कौन सी है भाई, लाइन है। आप जिस रूम में बैठे हो वहां पर 4 कॉर्नर है, दिखते हैं, वो 4 लाइन्स है। ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, 4 लाइन्स प्रेजेंट है। नीचे भी कितनी लाइन्स प्रेजेंट है, 4 लाइन प्रेजेंट है। यानी कि सरफेस की एज, सरफेस की एज क्या होती है, एज का मतलब क्या भाई, जहां पर 2 प्लेन मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, एज बोलते हैं। यानी कि द एज ऑफ सरफेस, एज यानी कि एडीजीई लिख देना, एजीई मैंने लिखा है वो गलत है,
एजीई नहीं, क्या लिखोगे एडीजीई, एज, द एज ऑफ, स्पेलिंग सुधार देना, एज यानी कि उम्र हो जाए, उम्र नहीं, एडीजीई, द एज ऑफ सरफेस आर ब्लैंक, कोई भी सरफेस की एजेस, दो सरफेस जहां पर मिलती है वहां पर क्या है भाई लाइन, देखो अपने रूम में लाइक ये वाली सरफेस है और इसके बाजू वाली सरफेस जहां पर मिलती है वहां पर पूरी क्या बनती है भाई लाइन बनती है। आपके रूम में टोटल कितनी लाइन है, देख लो टोटल 12 लाइन, ऊपर 4 कॉर्नर की लाइन और नीचे 4, टोटल 12 लाइन हो गए। ये 5 पॉइंट है, पॉइंट वाला, लाइन वाला, एंड वाला, सरफेस वाला और एज वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैंक है। क्लियर स्टूडेंट, चलो इसके बाद में आता है कभी इंदुस वैली। आपने शायद एक पिक्चर देखा होगा मोहनजोदाड़ो, देखा है मोहनजोदाड़ो, आप एसएस में भी पढ़ते हो, मोहनजोदड़ो भी बोलते हो, या तो पिक्चर का नाम था मोहनजोदाड़ो। वो हमारी एक प्राचीन संस्कृति है, कभी हमारी क्या है भाई एक प्राचीन संस्कृति है, उसके बहुत सारी जगह के ऊपर से हमें क्या मिलते हैं भाई अवशेष मिलते हैं, यानी कि जबकि खुदाई काम करते हैं उसके हमें क्या मिलते हैं भाई बहुत सारे टाइप के अवशेष मिलते हैं। तो वो सिंधु नदी मोहनजोदाड़ो हमारी क्या थी भाई एक प्राचीन संस्कृति थी, मोहनजोदाड़ो हमारी क्या थी भाई एक प्राचीन संस्कृति थी, और वो कौन सी रिवर के किनारे के ऊपर बनी थी, सिंधु नदी। कौन सी नदी भाई सिंधु नदी, जिसको इंडस वैली भी बोलते हैं। हमारे इंडिया का नाम जो आया, इंडिया किसके ऊपर से बना कि भाई हमारे जो पुराने लोग थे वो कौन सी नदी के किनारे रहते थे भाई सिंधु नदी, और वो जो रिवर का कॉर्नर था उसको बोलते इंडस वैली। क्या बोलते हैं भाई इंडस वैली, और वो इंडस वैली के ऊपर से हमारे कंट्री का नेम कौन सा बन गया स्टूडेंट, इंडिया बन गया। कौन सा बन गया, इंडिया। तो वो जो इंडस वैली थी, मोहनजोदाड़ो की जो संस्कृति थी, आपने बहुत सारा इसके बारे में 7th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में एसएस के अंदर डिटेल में स्टडी की है। तो उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता था, वो लोग क्यों फेमस है, अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए फेमस है। तो भाई उनकी जो संस्कृति थी अलग अलग टाइप के, वहां पर क्या थे भाई लोग रहते थे। आप देखोगे वो पिक्चर देख लेना, मोहनजोदाड़ो ना देखा हो तो पता चल जाएगा कैसी संस्कृति थी। तो वो इंडस वैली के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए जो ब्रिक्स यूज होती थी, आज भी हमारे यहाँ पर नया मकान बनाए तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, ब्रिक्स का यूज करते हैं। वो ब्रिक्स को लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है। तो इंडस वैली के अंदर जो ब्रिक्स यूज हुई थी उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट का जो रेशियो था, तभी जो इंडस वैली के अंदर ब्रिक्स यूज हुई थी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट का जो रेशियो था वो कौन सा था स्टूडेंट, 4:2:1। ये खास याद रखना है, ब्लैंक के अंदर आ सकता है। तो भाई इन इंडस वैली the bricks used for the in Indus Valley, the dimension of bricks used for the construction work is a blank। उसकी लेंथ, रेशियो, ब्रीथ, रेशियो, हाइट का जो रेशियो था वो कौन सा था भाई, 4:2:1। कौन सा था स्टूडेंट, लेंथ 4 थी, ब्रीथ 2 थी और हाइट कितनी थी भाई 1 थी, यानी कि 4:2:1। कभी सपोज लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रीथ कितनी थी 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी थी भाई 1 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। तो इंडस वैली के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए जो ब्रिक्स यूज हुई थी, वो ब्रिक्स का जो डायमेंशन था, लेंथ, ब्रीथ और हाइट का जो रेशियो था वो कितना था स्टूडेंट, 4:2:1। क्लियर। चलो आगे बढ़े थोड़ा। जितने भी पॉइंट मैंने आपको लिखे दिए वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लैंक के लिए, थियरी के लिए। चलो आपने श्री यंत्र का नाम सुना होगा, स्त्री यंत्र नहीं, श्री यंत्र। श्री यंत्र हमारे ग्रुप में सभी हिंदू लोग हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटेल के अंदर बताता हूं।
श्री यंत्र किसके लिए होता है? लक्ष्मी जी के लिए होता है। किसके लिए भाई? तो हमारी 3 मेन देवियां है। महाकाली जो हमें क्या प्रदान करती है? शक्ति। सेकंड है लक्ष्मी जी, वो हमें क्या देती है भाई? धन देती है। क्या देती है भाई? लक्ष्मी देती है, रुपए देती है। उसकी सेवा पूजा करते हैं, धनतेरस के दिन करते हैं। और थर्ड है सरस्वती, वो हमें क्या देती है भाई? विद्या देती है। तो ये लक्ष्मी जी का एक यंत्र है जिसको बोलते हैं श्री यंत्र। स्टूडेंट, आप लोग अंबाजी जाते हो ना अंबाजी, वहां पर माता जी की मूर्ति देखते हो। माता जी की मूर्ति नहीं है, बट वहां पर पूजा होती है श्री यंत्र की। और स्टूडेंट, हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे पैसेदार मंदिर है, जिनके अंदर लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर रुपए आते हैं, वो सभी टेम्पल के अंदर, वो सभी मंदिर के अंदर जो पूजा होती है वो किसकी होती है? श्री यंत्र की होती है। किसकी होती है? श्री यंत्र। अंबाजी मंदिर के अंदर आप जो माता जी देखते हो वो माता जी ओरिजिनल में नहीं है, वहां पर श्री यंत्र का डिफरेंट श्रृंगार करते, जिसके कारण उसमें से आपको क्या दिखती है भाई? माता जी दिखती है। और इसके कारण अंबाजी के अंदर लॉट ऑफ रुपए प्रेजेंट है। फिर ऐसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे टेम्पल है जहां पर किसकी पूजा होती है भाई? श्री यंत्र की पूजा होती है। तो स्टूडेंट, आपके घर में भी शायद वो श्री यंत्र प्रेजेंट होगा। ऐसे किसके ऊपर प्रेजेंट होगा? सिल्वर के स्क्वायर फॉर्म के ऊपर श्री यंत्र प्रेजेंट होगा। और इसके अंदर आप देखोगे ध्यान से ट्रायंगल प्रेजेंट होते, ऐसे टाइप के, शायद मेरे ख्याल से ऐसे टाइप का वो श्री यंत्र बना होता है। यानी कि श्री यंत्र के अंदर 9 आइसोस्केलेस, कभी 9 आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रेजेंट होते। कभी हाउ मेनी isosceles triangle are present in a श्री यंत्र? मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लैंक है। श्री यंत्र के अंदर 9, ये जो 9 बनेंगे वो कितने होते हैं भाई? आइसोस्केलेस। कभी श्री यंत्र, कभी 9 आइसोस्केलेस ट्रायंगल इंटरवोवेन होते। कैसे होते हैं भाई? देखो स्टूडेंट, ध्यान से आंसर लिखना क्योंकि दो आंसर है। कभी 3 श्री यंत्र ब्लैंक आइसोस्केलेस इंटरवोवन ट्रायंगल आर प्रेजेंट। कितने लिखेंगे? 9 इन अ श्री यंत्र 9 इंटरवोवन ब्लैंक ट्रायंगल आर प्रेजेंट। कौन से ट्रायंगल? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और स्टूडेंट, ये सारे ट्रायंगल आप गिनो, श्री यंत्र के अंदर जितने भी सारे ट्रायंगल प्रेजेंट है उनको गिनो, तो जब भी कितने आएंगे? 40। पेपर के अंदर ध्यान से आंसर लिखना है। श्री यंत्र देख के 9 मत लिख देना। आइसोस्केलेस नाम का वर्ड हो तो ब्लैंक में 9 लिखोगे। और टोटल ब्लैंक सब्सिडरी नाम का वर्ड हो। ये सारे ट्रायंगल आपके घर में श्री यंत्र प्रेजेंट है, तो उसमें सारे ट्रायंगल गिनोगे तो आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 43 सब्सिडरी ट्रायंगल मिलेंगे। तो 2 ब्लैंक है। श्री यंत्र के अंदर कितने इंटरवोवेन आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रेजेंट होते? तो कितने भाई? 9 इंटरवोवेन आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रेजेंट होते। इन अ श्री यंत्र ब्लैंक सब्सिडरी ट्रायंगल आर प्रेजेंट। ये सारे ट्रायंगल आप गिनो तो टोटल सब्सिडरी ट्रायंगल कितने होते? 43। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लैंक है, याद रखोगे। कभी आइसोस्केलेस ट्रायंगल आए कितने लिखोगे? 9। और सब्सिडरी ट्रायंगल आए तो कितने लिखोगे भाई? 43 सब्सिडरी ट्रायंगल प्रेजेंट होते। अब आपके दिमाग में आता होगा स्टूडेंट, ये जो श्री यंत्र बना है वो किसके ऊपर से बना है? इसकी हिस्ट्री है कि भाई कुछ राग ऐसे होते हैं जिनको आप आलाप करोगे तो बारिश आएगी। मल्हार राग कौन सा है भाई? अगर आप मल्हार राग गाओगे कई % गारंटेड बारिश को आना ही पड़ेगा। समझ गए? सेम ये श्री यंत्र हमारे शास्त्र के अंदर है। कभी जब साइंटिस्ट लोगों ने एक रूम के अंदर श्री यंत्र को बजाया
जब भी श्रीयंत्र को बजाया तो उसके अंदर वो रूम के अंदर एक पिक्चर बना और इसका लेजर पिक्चर बनाया। कौन सा पिक्चर बनाया स्टूडेंट? लेजर की मदद से जो पिक्चर बनाया, जो आज आप लोग क्या करते हो भाई, वो सिल्वर के फॉइल के ऊपर, सिल्वर की फॉइल के ऊपर आप जो श्रीयंत्र आज पूजा करते हो वो उसकी मदद से बना हुआ है। यानी कि श्रीयंत्र के अंदर कितने आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रेजेंट है? 9 और सब्सिडियरी ट्रायंगल कितने हैं भाई? 14 थी। हमारे हिंदू के अंदर जितने भी सारे ऐसी चीजें दी है वो सनातन सत्य है। कभी श्रीयंत्र तो उसका पिक्चर अपने आप नहीं बन गया है, वो बनाया गया है किसकी मदद से भाई? लेजर पिक्चर की मदद से। कभी रूम के अंदर श्रीयंत्र बजाया और वो श्रीयंत्र के ऊपर से जो भी पिक्चर बनाया उसका लेजर पिक्चर निकाला, तो आज आप लोग जो श्रीयंत्र यूज करते हो उसके जैसा होता है। चलो स्टूडेंट, अब यूक्लिड ने अपनी एक बुक बनाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड की बुक को टेरटेज बोलते हैं, टॉर्टोइज नहीं, क्या बोलते हैं? तो भाई यूक्लिड उसकी जो बुक, वो बुक को क्या बोलते हैं भाई? फेमस टेरटेज। तो भाई यूक्लिड ने अपनी जो बुक बनाई वो बुक को कितने चैप्टर के अंदर डिवाइड किए? 13 चैप्टर्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लैंक है। यूक्लिड डिवाइड हिज फेमस टेरटेज। वो जो बुक थी वो बुक का नाम था द एलिमेंट्स। क्या था भाई? यूक्लिड ने जो बुक बनाई, बुक को क्या बोलते हैं? टेरटेज से बोलते हैं। वो बुक का नाम कौन सा था? द एलिमेंट्स। यानी यूक्लिड डिवाइड हिज फेमस टेरटेज द एलिमेंट्स इनटू ब्लैंक चैप्टर्स। तो यूक्लिड ने अपनी फेमस बुक द एलिमेंट को कितने चैप्टर के अंदर डिवाइड किया था स्टूडेंट? 13 चैप्टर के अंदर। याद रखोगे मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लैंक है। यूक्लिड डिवाइड हिज फेमस टेरटेज द एलिमेंट्स। यूक्लिड की बुक का नाम कौन सा था? द एलिमेंट्स इनटू ब्लैंक चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया था? 13 चैप्टर्स। और यूक्लिड ने ये अपने 13 चैप्टर्स के अंदर 23 डेफिनेशन दी थी। दो ब्लैंक है। यूक्लिड की फेमस बुक का नाम कौन सा? द एलिमेंट्स। उसने अपनी पूरी बुक को कितने चैप्टर में डिवाइड किया था? 1, 3, 30, 30 मत लिख देना। यूक्लिड डिवाइड हिज फेमस टेरटेज द एलिमेंट इनटू ब्लैंक चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया था स्टूडेंट? 13 चैप्टर। यूक्लिड गेव ब्लैंक डेफिनेशन। यूक्लिड ने अपने 13 चैप्टर के अंदर कितनी डेफिनेशन दी थी स्टूडेंट? 23 डेफिनेशन। कितनी डेफिनेशन दी थी स्टूडेंट? कभी यूक्लिड ने अपने फेमस टेरटेज द एलिमेंट के अंदर टोटल कितनी डेफिनेशन दी थी? 23 डेफिनेशन। ये सारी थियरी याद रहेगी स्टूडेंट कि नहीं रहेगी? चलो फिर से जरा देख ले। कंडीशनल स्टेटमेंट या तो क्या बोलते हैं उसको? इम्प्लीकेशन। द स्टेटमेंट which is in the form of if P then Q is called conditional statement or implication. Here P is called sufficient condition and Q is called necessary condition. Second number, biconditional statement या two-way implication. The statement which is in the form of P if and only if Q is called biconditional statement or two-way implication. Third number, converse of statement. If in a statement, if necessary, if sufficient and necessary condition are interchanged, then we get converse of statement. मैंने एक एग्जांपल दिया है, कभी then के बाद वाला आगे ला दो, if के बाद वाला पीछे ले जाओ, तो जो नया स्टेटमेंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम लोग? कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। इसके बाद में क्या है भाई? 4-5 ब्लैंके हम लोगों ने देख ली, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्या है? श्रीयंत्र के अंदर कितने आइसोस्केलेस ट्रायंगल होते हैं? 9 आइसोस्केलेस ट्रायंगल। 9 भी ब्लैंक है, आइसोस्केलेस भी ब्लैंक है, एक के ऊपर एक फ्री है, बराबर है। फिर श्रीयंत्र के अंदर टोटल कितने सब्सिडियरी ट्रायंगल होते हैं?
43 सब्सिडरी ट्रायंगल। फिर यूक्लिड ने अपनी फेमस बुक द एलिमेंट को कितने चैप्टर में डिवाइड किया? 1 3 13 चैप्टर्स। और यूक्लिड ने कितनी डेफिनेशन दी? 23 डेफिनेशन। यहाँ पर स्टूडेंट हमारी थियरी कंप्लीट हो जाती है। बोलो पूरी थियरी कर पाओगे? इसमें से आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले हैं, बराबर है? बोलो स्टूडेंट, तो क्या आपको पूरी थियरी मैंने जो चलाई वो याद रहेगी कि नहीं रहेगी आपको? क्योंकि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस थियरी में से आने वाले हैं। मैंने नीचे कुछ क्वेश्चन भी आपको अपने मटेरियल में लिख के दिए हैं। अब आप लोग खुद ट्राई करोगे। लगभग 16 क्वेश्चन है, वो 16 क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिख दोगे। कल के वीडियो के अंदर मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। अगर आपको नहीं आती तो चिंता करने की जरूरत नहीं, बट ट्राई करना, समझ गए? ट्राई करोगे तो मैथ समझ पाओगे। सेकंड नंबर स्टूडेंट, चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 ही सम आपको याद रखने, जो कल के वीडियो में हम लोग देख लेंगे। वो 3 मैं आपको बोलूंगा, आपको 5-5 बार कर लेने हैं, यानी कि पेपर के अंदर आएगा फट करके आपका उसका क्या हो जाएगा भाई? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज इतना रखते, जो थियरी कल के वीडियो में थी आज के वीडियो में है, उसको अच्छे से मेमोराइज करोगे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बराबर है? और स्टूडेंट खास एक चीज और बोलनी कि भाई मेरे पास में सिर्फ 27 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? ओनली 27 स्टूडेंट। बट आप जो भी वीडियो देखोगे मेरे को व्यू दिखाई देते हैं, बट 27 स्टूडेंट में 27 व्यू आने चाहिए। बट पिछले 10 दिन से मैं देख रहा हूँ, 27 के बदले में 44 से लेके 49 तक के व्यू आते हैं। ये क्या शो करता है? या तो आप लोग 2 मोबाइल से, सपोज आप लोग 2 मोबाइल से वीडियो देखते होंगे, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी लोग 2 मोबाइल का यूज करके वीडियो देखते, शायद नेट खत्म हो जाए, आप 2 मोबाइल से देखते होंगे, नेट खत्म हो जाए तो आप दूसरे मोबाइल से देखते होंगे, बट आप 2 मोबाइल से देखते हो तो मुझे क्या करोगे? मैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजोगे कि सर मैं 2 मोबाइल से वीडियो देखता हूँ, यानी कि मुझे पता चले कि भाई ओरिजिनल में 27 स्टूडेंट में 44 से लेके 49 तक के व्यू कैसे आते हैं। अगर आप सब लोग एक ही मोबाइल से देखते हो तो 27 ही व्यू आने चाहिए, बट 44 से लेके 49 तक के व्यू आते शो करता है। ऐसा शो करता है आप में से कुछ स्टूडेंट है अपने दोस्त या तो अपनी फ्रेंड को क्या करते हो भाई? वीडियो शेयर करते हो। देखो स्टूडेंट, मुझे फीस आप लोग प्रोवाइड करते हो, आपके दोस्त या तो फ्रेंड फीस प्रोवाइड करते नहीं, बराबर है ना? आपके दोस्त फीस प्रोवाइड करते नहीं, तो आप क्यों उनको वीडियो शेयर करते हो? वो हमारे पास में क्यों नहीं है, दूसरे सर के पास है, आप उनको वीडियो शेयर करते हो तो अच्छे से पढ़ लेते और फिर वो आपसे आगे निकल जाएंगे। मैथ्स में, साइंस में वो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, तो आपके और उनके अंदर फर्क क्या रहेगा? इसलिए आपसे नम्र विनती है कि आप मेरा जो वीडियो है वो किसी को शेयर नहीं करो। भले आप एक बार देखो, 2 बार देखो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इन्फॉर्म कर दोगे सर मैं 2 मोबाइल से वीडियो देखता हूँ, बट शेयर किसी को नहीं करोगे। और अगर मुझे पता चल ही जाएगा, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर से पता चल जाएगा कि भाई मेरे वीडियो को कौन किसको शेयर करता है, और जो भी वीडियो को शेयर करता होगा उसको मैं अपने ग्रुप में से डिलीट कर दूंगा। समझ गए? मुझे ऐसे स्टूडेंट की जरूरत नहीं है जो मेरे वीडियो दूसरे स्टूडेंट को शेयर करे। समझ गए? जिनको पढ़ना होगा वो हमारे पास आएंगे। आप लोग लकी हो कि आप मेरे पास हो, आपको अच्छे से पढ़ने को मिलता है, बराबर है? बट हमारे वीडियो आज से किसी भी स्टूडेंट को आप शेयर नहीं करोगे। मुझे पता चल गया जिस दिन कि जो भी स्टूडेंट शेयर करता है वो ग्रुप में से ऑलवेज सदाई के लिए डिलीट हो जाए। क्लियर स्टूडेंट? गुड बाय स्टूडेंट।